नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में ऑयल और गैस को लेकर जो कोहराम मचा हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं। भारत में भी आपने देखा किस तरह से जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑयल से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में वो है वाटर। मतलब पानी है तो सब कुछ है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, हम सब जानते हैं। ऑयल नहीं भी होगा, एक बार के लिए मान के चलो कि दुनिया से ऑयल गायब भी हो जाए तो फिर भी हम मैनेज कर लेंगे कैसे ना कैसे करके। लेकिन पानी नहीं होगा तो आप इमेजिन करिए क्या हो। मिडिल ईस्ट को सबसे बड़ी चिंता इस समय पानी को लेकर है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से वॉर चल रहा है, जो एक दूसरे के डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उसको अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो खबर, आफ्टर ऑयल वॉर ऑफ वाटर, वाई डिसैलिनेशन प्लांट्स आर टर्निंग इनटू टारगेट्स इन मिडिल ईस्ट। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देशों में जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो लगा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ ऐसे देश हैं जहां पर 100% पानी इसी प्लांट से आता है। सोचिए अगर वो तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, क्या होगा उस देश का, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो क्या करेंगे। बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसको हम डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप सभी जानते हैं रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट आया। इस मौके पर स्टडी आईक्यू एक बड़ा ऑफर लेकर आया। मतलब सभी यूपीएससी कोर्सेज पर, जैसे 2027 की अगर आप तैयारी करो, वो वाला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी अब आपको मिल रही है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ऑफर से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। देखो, जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें ईरान, इजराइल, यूएस, ये सभी देश तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी चपेट में आ गए हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो लगातार एक दूसरे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा रिसेंटली किस तरह से इजराइल और यूएस ने ईरान के अंदर, ईरान की जो कैपिटल है वहां पर जिस तरह से ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, इसकी वजह से तेहरान के ज्यादातर हिस्से में यहां पर पूरा घना बादल छा गया था। मतलब आग के गोले दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि एसिड रेन हो रहा है। मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो यहां पर सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सब पर भी हमला हो रहा है। हिस्टोरिकली क्या है कि मिडिल ईस्ट में जब भी वॉर होता है तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, हम सब जानते हैं। लेकिन एनालिस्ट का ये मानना है कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उसको बचाना, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सर्वाइव ही डिसैलिनेटेड सी वाटर की वजह से हो रहे हैं। मतलब अगर उनके पास वो प्लांट नहीं होगा वो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं अब आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो, गल्फ रीजन को समझने की कोशिश करिए। जब हम गल्फ रीजन की बात करते हैं तो यहां पर जैसे कतर हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इधर छोटा सा आइलैंड है बहरीन, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया। तो ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये इनका एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वहां पर क्लाइमेट एरिड क्लाइमेट है, एक्सट्रीमली एरिड क्लाइमेट, मतलब सूखा क्लाइमेट पड़ता है। रेनफॉल एकदम ना के बराबर है, बहुत कम है। मतलब जिस दिन कभी, मतलब साल में या 2 साल में कभी एक बार अगर बारिश हो जाती है दुबई में, एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर परमानेंट फ्रेश वाटर, जो रिवर्स हम जैसे भारत में देखते हैं कितनी सारी नदियाँ हैं, तो वो तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। वो चीज़ आपको मिडिल ईस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। सो अनलाइक कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना और यूएस, गल्फ स्टेट्स के पास कोई भी मेजर रिवर सिस्टम नहीं है। जैसे कि सऊदी अरब के पास कोई परमानेंट रिवर है ही नहीं, कुवैत के पास कोई नेचुरल फ्रेश वाटर है ही नहीं, कतर बेसिकली पूरा डिसैलिनेशन पर डिपेंड करता है। तो दैट इज वाई ये जो पूरा रीजन है वहां पर मैसिव डिसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कोस्टल रीजन में। मतलब ये जो पूरा कोस्ट आप देख रहे हो ना, ये पर्शियन गल्फ हो गया। पर्शियन गल्फ के इधर पूरे कोस्टल रीजन पर अगर आप देखोगे, बहुत सारा आपको प्लांट यहां पर देखने को मिलेगा। जिसमें मैं आपको बता दूं, डिसैलिनेशन की जब हम बात करते हैं, इसको मतलब समझिए। डिसैलिनेशन का सिंपल अर्थ ये होता है कि जो समुद्र का पानी है उसमें से आप जितना भी सॉल्ट है, मिनरल्स है, उसको हटा रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो, ताकि फ्रेश वाटर आपको मिल सके ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। और ये कैसे कर पाते हैं? बेसिकली 2 मेन टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक तो होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि भारत में भी आप सब जानते हो, आपके घरों में आरओ लगा ही होगा। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है कि बेसिकली मान लो एक सी वाटर है यहाँ पर, ठीक है। अब सी वाटर को बहुत हाई प्रेशर से
एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है उसको निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और सी वाटर को पुश किया जाता है बहुत हाई प्रेशर में, और जब ये पुश होता है तो यहाँ पर जो सॉल्ट हो गया, इम्प्योरिटीज हो गया, वो यहीं रुक जाती है और जो फ्रेश वाटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो वो आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो एक तो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहा जाता है। एडवांटेज इसमें यह है कि ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसमें कम लगता है बेसिकली। और जो दूसरा मेथड है जिसके तहत फ्रेश वाटर निकाला जाता है वहाँ पर, वो है पुराना वाला तरीका जो गल्फ प्लांट्स में थर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस चलता है। डिस्टिलेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। उसमें क्या होता है नॉर्मली, जैसे आप मान लीजिए तवा, जो चूल्हा होता है, चूल्हा के ऊपर एक टोपिया रखते हो पानी का। अब मान लो उसमें एकदम खराब पानी रख दो। अब जब आप उसको गर्म करोगे तो जो फ्रेश वाटर है, मतलब जो भाप वाला वाटर है, वो तो आपका निकल जाएगा। अगर आप उसको कलेक्ट करके अलग रख सको तो वो आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो सी वाटर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इसमें, और जो वाटर इवापोरेट होता है और फिर वो जो वेपर कंडेंसेशन के थ्रू जो है आपको फ्रेश वाटर मिल जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको गर्म करना होता है ना। तो यहाँ पर ये बेसिकली पावर प्लांट के साथ इंटीग्रेट होता है, इस तरह के जो थर्मल डिसैलिनेशन वाले प्लांट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्केल की बात करें कि कितना ज़्यादा गल्फ के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, तो बेसिकली पर्शियन गल्फ रीजन में लार्जेस्ट डिसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में जितना भी डिसैलिनेशन कैपेसिटी है उसका 40% अकेले इसी रीजन में देखने को मिलता है। 100 मिलियन पीपल, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डिसैलिनेटेड वाटर पर डिपेंडेंट हैं। कुछ कंट्रीज़ में तो 90% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो डिसैलिनेशन के थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्रोड्यूसर है वो। यहाँ पर जुबैल हो गया, रस अल खैर हो गया, शोएबा हो गया, वहाँ पर आपको मेजर प्लांट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारा फ्रेश वाटर पानी सप्लाई करते हैं। जैसे रियाद, सऊदी अरब की कैपिटल हो गया। यूएई की बात करें तो वहाँ पर दुबई, अबू धाबी, वो भी डिसैलिनेशन पर डिपेंडेंट है। कुवैत की बात करिए, कतर की बात करिए, वहां पर भी ऑलमोस्ट 100% ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर डिसैलिनेटेड सी वाटर के थ्रू ही आता है। अच्छा, यहां पर जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो स्ट्रैटेजिक टारगेट क्यों बन जाते हैं इसको समझिए। क्या है कि ज्यादातर जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है ना वो एकदम इंटीरियर में नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये मैप जैसा आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि सऊदी अरब के एकदम इंटीरियर में ये आपको मिलेगा, क्योंकि पानी तो इधर है ना, जैसे पर्शियन गल्फ हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, वहां पर आपको देखने को मिलता है। मैं आपको इनफैक्ट दिखाता हूं, जैसे मैंने जुबैल की बात की, वहां पर एक सबसे बड़ा डिसैलिनेटेड वाटर प्लांट है। तो जुबैल में ये आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ में। मतलब जो कोस्टल रीजन है ना, एरियाज हैं, वहां पर ज्यादातर हमें डिसैलिनेटेड प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर ये होगा तो ईरान तो क्या है, आसानी से उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो दैट इज वाई ये स्ट्रैटेजिक टारगेट बन जाते हैं, मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, नेवल अटैक्स के, सबोटाज के। एंड ये सबसे बड़ी चिंता है। फिर क्या है कि ये हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। ज्यादातर शहरों में अगर आप देखोगे तो वो छोटे नंबर, मतलब कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में। जैसे कि ऐसा नहीं है कि 1000 की संख्या में डिसैलिनेटेड प्लांट्स लगा दिए, 10 ही प्लांट होगा, लेकिन ये एक एक प्लांट बहुत बड़े होंगे। तो आप सोचिए, एक प्लांट को भी अगर असर हुआ, उसको खत्म कर दिया गया, तो इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को जो पानी मिलता था फ्रेश वाटर, वो नहीं मिल पाएगा। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिसैलिनेटेड प्लांट को रोकना है ना, तो आप एक काम करिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से सप्लाई हो रही है उसी को खत्म कर दीजिए। जो पावर प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, तो ईरान या फिर कोई और देश क्या करता है, इसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी तो ये प्लांट्स चल ही नहीं पाएंगे और फ्रेश वाटर आपको मिलेगा ही नहीं। फिर दूसरा यहाँ पर एक और चीज है, वो है स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। अब जैसे भारत में हम देखते हैं कि अगर मान लो मानसून में बारिश कम आई, कभी बारिश नहीं पड़ी, कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर भी आपके नदियों में पानी रहता है ना, अच्छा खासा आपके पास रिजर्व होता है। उसमें भी दिक्कतें आती हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में कई बार आपने देखा होगा, अचानक से पानी की किल्लत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, पानी नहीं मिला। लेकिन वहां पर तो सोचिए, गल्फ कंट्रीज में हार्डली उनके पास 3 से 7 दिन का ही पानी स्टोर रहता है। तो यहां पर अगर डिसैलिनेशन रुक जाए तो इमीडिएट वाटर क्राइसिस जो है वो आ सकती है। तो उसमें देर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद वाटर क्राइसिस आएगा, वो आपको हफ्ते भर में ही देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अभी रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ये देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गल्फ कंट्रीज में, मिसाइल और ड्रोन से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो डिसैलिनेशन फैसिलिटीज है, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़े खतरे में। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर बहरीन में आपको दिखा दूं, ये जैसे यूएई हो गया, इधर कतर है, कतर के जस्ट
अब ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है बहरीन, और वहां पर क्या हुआ था कि जो डीसैलिनेशन फैसिलिटी थी उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया, बताया जा रहा है ईरान ने किया था। तो अगेन जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके लिए बड़ा कंसर्न हो गया। मिलिट्री एनालिस्ट का यही कहना है कि अब ये जो पूरा वॉर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ईरान भी चाहेगा कि यहाँ पर गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए, इजराइल भी यही कर रहा है ईरान के अंदर। तो ये आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज समझिए, वाटर क्यों इतना क्रिटिकल है ऑयल से भी। देखो, ऑयल की शॉर्टेज अगर होती है तो इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है, वाटर की शॉर्टेज होती है तो ये ह्यूमन सर्वाइवल को इंपैक्ट करती है। आप इकोनॉमी के बिना थोड़ा बहुत कम पैसा कमा लोगे फिर भी चल जाएगा, वाटर के बिना तो आप भले ही कितना भी पैसा करोगे क्या, पैसा को तो खाओगे नहीं, उससे तो पानी मिलने वाला नहीं। तो डीसैलिनेशन जो प्लांट है अगर वो फेल हुआ तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस हो जाएगी। बड़े बड़े शहरों में पोर्टेबल जो वाटर आता है कई दिनों तक नहीं मिलेगा, सैनिटेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, वाटर के बिना यहाँ पर सीवेज सिस्टम रुक जाएगा, डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा अचानक से, हॉस्पिटल में डिस्ट्रप्शन आ सकता है, हॉस्पिटल में जो बड़े वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए, डायलिसिस के लिए, सर्जरीज के लिए, वो नहीं मिल पाएगा, इकोनॉमिक शटडाउन हो जाएगा, इंडस्ट्रीज जहां पर उनको वाटर चाहिए नहीं मिल पाएगा, मास पैनिक हो सकता है, सिटीजन जो हैं वो वाटर कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि गल्फ कंट्रीज में लोग अब अपने घरों में जो है काफी हद तक वाटर ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी शॉर्टेज ना हो। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये जो वाटर क्राइसिस है इसका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से क्या रिलेशन है। देखो, नॉर्मली हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जब बात करते हैं तो ऑयल क्राइसिस को लेकर कहते हैं कि बहुत सारा जो ऑयल है वो यहां से गुजरता है, इसको अगर ईरान ने रोक दिया तो क्या होगा, एलपीजी क्राइसिस आ जाएगी, ऑयल की क्राइसिस आ जाएगी। लेकिन क्या है कि ये स्ट्रेट में अगर हमला हो रहा है, ठीक है, मान लो अचानक से ड्रोन आया, मिसाइल दागी गई, तो जो ऑयल रखा हुआ है टैंकर के अंदर अगर वही मतलब ब्लास्ट हो गया, मतलब टैंकर को आपने यहाँ पर तबाह कर दिया, तो ऑयल क्या होगा, ऑयल स्पिलेज होगा। ऑयल स्पिलेज होगा मतलब पूरा पर्शियन गल्फ में यहाँ पर कंटामिनेशन हो सकता है। अगर अचानक से बहुत सारे ऑयल शिप्स के ऊपर हमला कर दिया जाए तो अचानक से क्या होगा, ऑयल मतलब स्पिलेज हो जाएगा ना। अब जब पानी के ऊपर जब ऑयल तैरेगा, जो पूरा स्पिलेज हो जाएगा, तो यहाँ पर भले ही आपके पास डीसैलिनेशन प्लांट हो लेकिन फिर भी आप उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक कनेक्शन दिख रहा है कि कल के डेट में अगर टैंकर्स के ऊपर हमला हुआ, ऑयल स्पिलेज हुआ, तो अगेन ये तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो सकती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात नहीं है, यहाँ पर ईरान को भी वाटर से बड़ा खतरा है। ईरान का ऑल्दो वहां पर नदियां हैं ईरान के अंदर, लेकिन वहां पर दूसरे तरीके का खतरा है। सूखा पड़ रहा है ईरान में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अंडर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है, पुअर वाटर मैनेजमेंट है, इनएफिशिएंट इरिगेशन है। तो कई जो ईरानियन रिजर्वायर्स हैं वो ऑलरेडी डेंजरस लो लेवल पर चल रहे हैं। कई सिटीज में, तेहरान में ऑलरेडी यहाँ पर वाटर स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन हाँ, गल्फ कंट्री जितना क्राइसिस नहीं है, लेकिन ईरान में अलग तरीके का क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ऑयल को लेकर ही चिंता है, ऑयल से भी बड़ी चिंता यहाँ पर वाटर को लेकर है। और यहाँ पर पावर ग्रिड, इंटरनेट केबल्स, मतलब जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, अब उनके ऊपर निशाना साधा जाता है ताकि सामने वाले देश को मतलब गिरा दिया जाए, उनके मोरल को ही खत्म कर दिया जाए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि वाटर क्राइसिस को लेकर क्यों इतनी चर्चा चल रही है, वाटर वॉर क्यों हो रहा है मिडिल ईस्ट में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कहां पर धरती का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर हम कहते हैं ना, आपको कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ग्राउंड वाटर में, लेक्स में, रिवर्स में, या फिर ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 और 28 हो, हर एक बैच के ऊपर इस समय आपको बड़ा ऑफर चल रहा है। सब ऑफर है सफलता ऑफर, जहां पर 60% का फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी आपको यहां पर दी जाएगी। तो इसका जरूर फायदा उठाइएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।